हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई तुम लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक सेकेंड जस्ट। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके। गाइस, लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिए थे, हमारा जो डिमांड का फर्स्ट पार्ट है उसकी रिवीजन भी हम लोगों ने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। मतलब डिमांड का पार्ट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, बेसिक वाला। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में, आप लोगों को मालूम है, धीरे धीरे चल के भी हम इतने आगे आ चुके हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिए थे? डिमांड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, बेसिक्स वाला। उसके आगे अब आती है बात थ्योरी ऑफ डिमांड की। बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड यही चैप्टर है, चैप्टर वही चल रहा है कंटिन्यूएशन में। ठीक है, उसके अलग अलग मैंने क्या करके रखे, पार्ट्स करके दे रखे हैं, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। प्रथा तो अब मतलब ऐसा है, तुमको देख लो, तुम प्रथा अपनी फॉलो करनी है तो कर लो। ठीक है, और रिवीजन की अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में पूरा चैप्टर पार्ट ए मैंने रिवाइज करवा दिया था। अब बात करते हैं वापस से लॉ ऑफ डिमांड की। गाइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? गाइस, लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा जैसे ही लगेगा। एक बार हम पढ़ते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट अदर थिंग्स बीन इक्वल। ठीक है, अदर थिंग्स बीन इक्वल, आप उसको इक्वल भी बोल सकते हो या आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट। एक बार हम पढ़ते हैं फिर समझाता हूं। अदर थिंग्स बीन इक्वल, अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इट्स डिमांड क्वांटिटी राइज। सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स डिमांड ऑफ अ क्वांटिटी डिक्रीजेस। ये लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है। सर तुम बोलोगे क्या पगला गए हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है कि प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होगी। ये तो सर हम पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है ये बात, आप दोबारा से क्यों बता रहे हो? गाइस, ये जो बात मतलब प्राइस की वजह से जो हमारी डिमांड में फर्क पड़ता है, प्राइस की वजह से जो भी हमारी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, उसी के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड बन गया। मतलब उन लोगों को लॉ ऑफ डिमांड बनाना था, मतलब एक ऐसा फैक्टर से उनको लॉ ऑफ डिमांड बनाना था, उनको बताना था कि ऐसा फैक्टर जो फैक्टर की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। तो तुम बोलोगे सर हमने तो इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे सर हमने तो इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, इतने सारे फैक्टर्स है, उनकी वजह से डिमांड चेंज होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की ही क्यों बात करता है? मतलब लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि अदर थिंग्स मींस कांस्टेंट, बाकी सब चीजों को तुम इक्वल मान लो, कांस्टेंट मान लो। अच्छा, इसको काटना नहीं, सिर्फ इक्वल लिख देना। इक्वल भी बोल सकते, कांस्टेंट भी बोल सकते, एक ही बात है। अदर थिंग्स मीन इक्वल, अदर थिंग्स मीन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड ने क्या करा, इतने सारे फैक्टर्स है। देखो इकोनॉमिक्स में हमको कोई भी एक डिसीजन पे आना पड़ता है, हम लोगों को ये पता करना था यार ऐसा कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। ऐसा कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मतलब इतने सारे फैक्टर्स हमने कल पढ़ लिए, ठीक है, इसकी वजह से भी डिमांड अफेक्ट होती है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, बट इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? तुम बोलोगे सर हर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है। हाँ बराबर बात है, बट हर फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हर फैक्टर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना रिलीवेंट इन फैक्टर्स में एक फैक्टर है जिसका नाम है प्राइस। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जो ये बाकी फैक्टर्स से ज्यादा रिलीवेंट है, ज्यादा लोगों को इसी वजह से फर्क पड़ता है। देखो आई एम नॉट सेइंग कि जो बाकी फैक्टर्स थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट फर्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट फर्स्ट। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके, या बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर। ये सारे फैक्टर्स है, इनके वजह से, सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो इनमें से लॉ ऑफ डिमांड बनाते समय सिर्फ प्राइस ही क्यों चूज किया गया, बाकी फैक्टर्स क्यों नहीं चूज करे गए, बाकी फैक्टर्स क्यों नहीं यहां पे यूज करे गए? तो उसका सिंपल सा रीजन है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फैक्टर ढूंढ के निकालना था जो मेन फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो था प्राइस। क्योंकि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो इसको, उसको सबको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। हो सकता है टेस्ट और प्रेफरेंस हर किसी को अफेक्ट ना करे, कोई कोई ऐसे रहते जिनका कभी टेस्ट चेंज ही नहीं होता, उनको अफेक्ट ना करे। कई लोग रहते हैं उनके प्रेफरेंसेस पहले से एकदम स्टैटिक रहते हैं, हमेशा वही प्रेफरेंसेस चलते हैं। कई सारी जगह है जहां पे पॉपुलेशन का कोई इतना रोल नहीं है,
So I am just trying to say there are lot of factors which affects the demand, but the price which is the important and most important factor जिसकी वजह से प्राइस क्या होती है, सॉरी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है. तो बस उनने क्या कर दिया, उनने उसी के ऊपर से एक लॉ ऑफ डिमांड कंसेप्ट बना दिया. उनने बोल दिया कि अदर थिंग्स बीन इक्वल, दैट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, the demand of a quantity demanded increases. If the price of a commodity rises, the demand of a commodity decreases. That means there is an inverse relationship between quantity demanded and price. We all know that. Are you getting my point? So this is law of demand. So always consider the most important factor in your decision making, that is price. You have to consider always the most important factor in your decision making, that is price. Are you getting my point? So whenever you will change the price, the demand will affect surely. Whenever you will change the price, your demand will affect surely. Are you getting my point? Sir, what is mean by that other things being equal? ये other thing means equal, constant, इसका मतलब क्या है? तो भाई जब उनको लॉ ऑफ डिमांड बनाना था तो उस समय उनको ये चीज समझ में आई कि हम सिर्फ अगर प्राइस को कंसीडर करेंगे तो बाकी फैक्टर्स, बच्चे बोलेंगे या लोग बोलेंगे कि यार बाकी फैक्टर्स भी तो है, तुमने बाकी फैक्टर्स की बात क्यों नहीं करे. तो उनने वहां पे क्लियर एक चीज कर दी है कि भाई हम पहले ही तुमको बता दे रहे हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड तभी काम आएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड तभी आपको समझेगा जब आप ये चीज क्लियर अपने दिमाग में रख लोगे कि प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती थी, जो प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड क्या होती थी, अफेक्ट होती थी, उन सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट मान लिया है. उन सारे फैक्टर्स को हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट. मतलब हम ये बोल दे रहे हैं कि हम जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें जितने भी फैक्टर्स थे उनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, उनमें से एक भी चीज क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट. वापस से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा होगा किसी को जल्दी समझ में आ गया होगा, किसी को लेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो सिंपल सी बात है, वो इतना बोल रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बट वी आर अज्यूमिंग दैट, हम ये अज्यूम करते हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बाकी फैक्टर्स अदर देन प्राइस वो चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ओनली एंड ओनली द प्राइस इज चेंजिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट प्राइस चेंज डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, डिमांड में क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर. इसीलिए यहां पे हमेशा बोला जाता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ठीक है, उसके वजह से ही, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से क्या होती है, डिमांड चेंज होती है. इसका रीजन समझ में आ गया कि अदर थिंग्स को कांस्टेंट क्यों माना, प्राइस को क्यों लिया, क्योंकि उन फैक्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्राइस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट, प्राइस. इस सारे फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्या है, प्राइस है. क्लियर. So other things being equal, there is always an inverse relationship between the price and the quantity demanded. There is always an inverse relationship between the price and the quantity demanded. So this other factors remaining constant में कौन कौन से factors आ गए? Basically this is nothing but the assumptions. These are called as assumptions of law of demand. दिस इज बेसिकली नथिंग बट अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये क्या है, एक प्रकार से अजम्पशंस है किसके, लॉ ऑफ डिमांड के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक सेकेंड. दिस इज नथिंग बट दी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर. सो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है ये सारे. मतलब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के सामने में कि बाकी फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है. बाकी फैक्टर्स में क्या क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइजेस और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं उनकी प्राइजेस वो बिल्कुल क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो पहले थी वही वो अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. कंज्यूमर की इनकम वो भी सेम रहेंगी. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर वो भी इक्वल सेम रहेंगे. पॉपुलेशन एस्पेक्ट उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, ना ज्यादा हुई है ना कम हुई है पॉपुलेशन, ना उसका कंपोजिशन चेंज हुआ है पॉपुलेशन का, ना कुछ और चेंज हुआ है, वो भी सेम है, ना साइज चेंज हुआ है. अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डिमांड, और इसके अलावा भी बोले अगर कोई फैक्टर्स होंगे जिनके प्राइस के अलावा जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, ठीक है, उसको भी हम बोल दे रहे कि भाई तू भी क्या है, कांस्टेंट है. तो ये सारे फैक्टर्स लॉ ऑफ डिमांड क्या मान के चलता है, ऑलवेज
कांस्टेंट मान के चलता है, मतलब इसके वजह से डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, जो भी फर्क आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, वो मेरे बच्चा, मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है मेरे राजा, वो आ रहा है प्राइस के वजह से। तो सिंपली दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। सिंपली लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट इज दैट कि भाई व्हेनेवर द प्राइस कम डिमांड ज्यादा, व्हेनेवर प्राइस ज्यादा डिमांड कम एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स दी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। तुम बोलोगे सर ये तो आपने ऑलरेडी पिछले के लेक्चर्स में पढ़ा दिया। हाँ, बस वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में बता दिया कि दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। यस आई नो दैट कि आपको आता है ये। क्लियर? क्या बात है सर। इफ दिस फैक्टर्स अंडरगो अ चेंज देन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड मे नॉट गो होल्ड गुड। अब तुम पूछोगे सर इनने बाकियों को सेम क्यों माना, क्यों अज्यूम करा, तो उसका रीजन लिख के दिया है। भाई यार मान ले प्राइस कम हुई लेकिन एक बंदे की इनकम बम बढ़ गई, प्राइस से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्राइस तो कम हुई लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई उसी समय, तो सोच के देखो क्या लॉ ऑफ डिमांड सही हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड तो झूठा साबित हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड में जो भी बोला वो तो सब झूठा साबित हो जाएगा उसमें। बिल्कुल सही बात है सर। सर क्यों झूठा साबित हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड? सर बिल्कुल झूठा इसलिए साबित हो जाएगा कि तुम तो बोलते थे कि प्राइस कम होने से या प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, बट प्राइस बढ़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उसकी इनकम बढ़ गई तो वो वैसे भी डिमांड को बढ़ा देगा। वापस से बोल रहा हूं, प्राइस बढ़ने से उसने डिमांड कम करना चाहिए, बट क्योंकि साथ ही साथ उसकी ना इनकम बढ़ गई तो उस वजह से ना उसको प्राइस वाइज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बोले तेल लेने चाहिए, बोले प्राइस, अपनी इनकम बढ़ी, अपन तो डिमांड बढ़ाएंगे कम नहीं करेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड तो झूठा साबित हो गया इस केस में। इसीलिए भाई वो लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टेंसी ऑफ द अदर फैक्टर इज इन द इंपॉर्टेंट असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। भाई हमको मानना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं मानेंगे कि ये कांस्टेंट है, सेम है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो झूठा साबित हो जाएगा। ठीक है, तो झूठा साबित नहीं करना चाहते वो लोग, इसीलिए वो लोग ऐसा बोल देते। इसमें क्या बात है बोलो? और कोई बात इसमें? कोई बात नहीं है। एक सेकंड, क्लियर? ऐसा है। अब ना थोड़ा सा मैं ना डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व, खैर वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था, बट मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे ना आपको क्लैरिटी से बताऊंगा कि रिलेशनशिप या किस तरीके से ग्राफ्स वगैरह ड्राफ्ट करे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमको ये पता चल गया कि व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमको ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, तो हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में। लॉ ऑफ डिमांड ने ये नहीं बताया आपको कि कितने से प्राइस कम होंगी या बढ़ेंगी तो कितने से डिमांड में चेंज आएगा, ऐसा नहीं बता रहा है। लॉ ऑफ डिमांड इतना शरीफ बंदा है, इतना सादा बंदा है कि सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन बताता है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या बताता है? डायरेक्शन। मतलब प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होगी। दैट मीन्स उसने क्या बना के दे दिया? डायरेक्शन बना के दे दिया। और इसी चीज को, यही प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होंगी, इसी चीज को जब मैं टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं तो उसको बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। उसको क्या बोला जाता है? डिमांड शेड्यूल। दैट मीन्स मैं यहां पे आपको दो चीजें शो करूंगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी मैं डिमांड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। ठीक है, तो मेरी प्राइस अगर सपोज करो 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ में मैं क्वांटिटी डिमांड करूंगा 10। मेरी प्राइस 50 से 40 हो जाती है तो मैं डिमांड करूंगा 20। अब ऐसा कोई नहीं है कि 10-10 का ही फर्क आएगा, ज़्यादा भी फर्क आ सकता है, कम भी फर्क आ सकता है, बट डायरेक्शन ये रहेंगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 50 से प्राइस 49 हो जाए तो भी लोग 10 की जगह 20 क्वांटिटी परचेस करें। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 10 से प्राइस कम हो रही है तो 10 से ही क्वांटिटी बढ़ेगी, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कुछ नहीं बोलता आपको। वो अलग अलग गुड्स में अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखेंगे, वहाँ पे आएंगे वो बात। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन बताने की कोशिश करता है। डायरेक्शन मतलब क्या? ये कम हो रही है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, बस ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड। तो यही डायरेक्शंस को, यही चीज़ को अगर हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दे, शो कर दे, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्या?
डिमांड शेड्यूल। तो ₹30 हुई, ये तो आसान रहे इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नंबर हो सकते हैं, नंबर आर हाइपोथेटिकल्स। 20, ये 40 हो जाएंगी, ये ₹10 हुई तो लोग तो एकदम टूट पड़ेंगे, बोले लूट लो लूट लो लूट लो, तो ये 50 हो जाएगा। क्लियर? तो प्राइस हमने क्या कर दी, बहुत कम कर दी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, एक सेकंड। क्लियर? बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जस्ट इस डिमांड के डायरेक्शंस को एक टेबल और फॉर्म में क्या कर दिया, शो कर दिया। तो इसी को क्या बोला जाता है, डिमांड शेड्यूल। व्हेनेवर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी रिलेशनशिप को अगर आप टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हो तो उसको आप बोलोगे शेड्यूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिमांड की रिलेशनशिप प्राइस के साथ उसको टेबुलर फॉर्म में शो करके दिखा दिया, तो उसको आपने क्या बोलो, शेड्यूल बोल दिया। इसी शेड्यूल को जब मैं ग्राफिकल फॉर्म में उतार देता हूं, तो ग्राफ में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ग्राफ बहुत सिंपल रहते हैं। इधर से एक डंडी मारा मैंने, सीधी मारना पड़ता है, इधर से एक डंडी मारा, इधर से एक डंडी मार दिया, इसको बोल दिया मैंने वाई एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने वाई एक्सिस, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस। अब मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या बनाना है, डिमांड कर्व बनाना, या रेदर मैं बोलूं डिमांड कर्व बोलो या लॉ ऑफ डिमांड का कर्व बोलो, एक ही बात है दोनों, लॉ ऑफ डिमांड कर्व। मेरे को ये बनाना है। अब मैं यहां पे कैसे बनाऊंगा, तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक जगह मैं लूंगा क्वांटिटी डिमांडेड। कुछ लोग जो कॉमर्स वाले होंगे तो मेरे को बोल रहे होंगे, अरे क्या चिल्लर है यार, ये क्या पढ़ा रहे तुम सर, कुछ भी सर, इतना इजी है सर, हमको मालूम है सर। ठीक है सर, इजी है बट पढ़ना है सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इजी है तो उससे कुछ नहीं होता, नालायक को पढ़ना है। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर देता हूँ। प्राइस जो है मेरी वो भाई इस तरीके से थी, 10, 20, 30, 40, 50। क्वांटिटी डिमांडेड भी मेरी 10, 20, 30, 40, 50, जो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड रेंज है उस रेंज में आप रख देना। देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ ग्राफ बनाने का, ऑलवेज। ये तो ठीक है, प्लॉटिंग पुटिंग हमारे को काम नहीं आती, क्योंकि हमको पेपर में प्लॉटिंग नहीं करनी है, लिख के नहीं दिखाना है। तो ये 10 20 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए ग्राफ बन जाए, उसके डायरेक्शंस पता चल जाए, हमारे लिए वही रिलेवेंट होता है। ठीक है, तो आज से ना ऑलवेज एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी अगर कोई भी ग्राफ बनाना है ना, तो सिंपली पहले एक ना गावरानी पॉइंट ड्राफ्ट कर लेना। तुम बोलोगे सर ये क्या है, ऐसी लाइन, बस इस तरीके से मैंने एक चीज़ क्या कर दी, ड्राफ्ट कर दी। मतलब मैंने 30 रुपीज़ की प्राइस थी, तो 30 रुपीज़ की क्वांटिटी डिमांड होंगी, इस तरीके से क्या कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया। इसको मैं बिना फ्री हैंड बनाता हूँ, नहीं तो ये टेढ़ा टूढ़ा आते रहेगा। ये मैंने फ्री हैंड क्या कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस मेरे को ये पता होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, मेरे को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड की रिलेशनशिप क्या है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है। बस मेरे को अगर ये पता है ना, तो बस मैं कोई भी दुनिया का ग्राफ बना सकता। मेरे को रिलेशनशिप पता है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे समझेगा, आगे लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। वहां पे भी जब आपको ग्राफ बनाने रहेंगे ना, बस आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ग्राफ तो आप 2 मिनट में बना लोगे। वो कैसे बताता हूँ, तो लॉ ऑफ डिमांड की रिलेशनशिप मेरे को पता है कि इनवर्स है, प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होंगी, ये रिलेशनशिप है। तो मैं सिंपली ना ये फ्री हैंड ग्राफ में काम करते चलता हूँ। मैंने बोला प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, मैंने बोला प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई। लाइनें टेढ़ी टेढ़ी बन रही, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, बना दिया मैंने। अब मैंने बोल दिया ये एक पॉइंट, मैंने बोल दिया ये एक पॉइंट, 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 ये सारे पॉइंट्स बोल दिया। और इन्हीं सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, अरे यार इन्हीं सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मान लो ज्वाइन कर दिया, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ड्राइंग मेरी ना थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया।
अब मेरे को बताओ ये लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ आपको किस तरीके से बना हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, बताओ आप खुद सोचो। ये लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ है किस तरीके से बना हुआ है, ये पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये तो ठीक है, ये तो इररिलेवेंट चीज़ है, ये जो मैंने यहाँ अंदर की चीज़ें बनाई है ना ये तो इररिलेवेंट है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारे लिए, तो सिर्फ यही ग्राफ है, ये जो कर्व बन गया बस कर्व बन गया, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या करी है बनाई है। आपको बताओ लॉ ऑफ डिमांड का कर्व किस तरफ जा रहा है, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व किधर जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे, ये देख लो स्लोप इसका क्या है, आप खुद देखो क्या स्लोप है इसका, नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है सर, कहाँ से, कौन सा साइड है ये, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। तो इसी कर्व को हम लोग बोल देते लॉ ऑफ डिमांड के कर्व को कि लॉ ऑफ डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड, इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स इट। पेपर में ये क्वेश्चन उठा के पूछ डालेंगे लॉ ऑफ डिमांड कर्व क्या है, बच्चा याद करके जाता है, रट्टा मार के जाता है, बच्चा बोलता है अरे नहीं लॉ ऑफ डिमांड का कर्व क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का अपवर्ड होता है, इसका डाउनवर्ड होता है, उसका अपवर्ड होता है, ये तुम याद करके जाते पेपर में। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, कितना भी तुम बोल दो हमको आता है हमको आता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को 99% केसेस में बच्चे इसको रट्टा लगा के जाते हैं पेपर में, और यहाँ पे आते हैं भरपूर एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ भी उठा के पूछ डालते हैं, तो तुम्हारे को आती है पेपर में दिक्कत, डाउट कि सर हम किस तरीके से पढ़े, हमको किस तरीके से याद रहेगा। तो भाई हर चीज थोड़ी ना याद कर सकते, तुमने कंसेप्ट बनाया, तुमको ये पता है ना कि व्हाट इज द कंसेप्ट, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, पेपर में आया, पेपर में सिंपली यहाँ पे फ्री एंड ग्राफ बना इस तरीके से, ये देखो ये मैंने बनाया पेपर में, मेरे को याद नहीं आ रहा लॉ ऑफ डिमांड का कर्व क्या है, मैंने ये सिंपली एक रफ एंड फ्री एंड ग्राफ बनाया, एक डंडी इधर से मारा, एक डंडी इधर से मारा, ये देखो एक डंडी इधर से एक इधर से, ये गावरानी पॉइंट बना दिया एक मैंने ताकि मेरे को समझ में आए। मेरे को मालूम है रिलेशनशिप क्या है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम कर दिया डिमांड बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ी डिमांड कम, ये नीचे डिमांड इधर प्राइस, ठीक है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है। अच्छा ये एक पॉइंट, 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 इसको ज्वाइन कर दिया, बात खत्म, बन गया ग्राफ। क्या है दिख रहा है आपको, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब डाउनवर्ड है, कौन सी साइड से आ रहा है, उल्टे हाथ की साइड से आ रहा है, हम उल्टे हाथ से लिखते हैं ना, हिंदुस्तान है ना, यहाँ से लिखा जाता है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। तो सिर्फ आपको ना ये पता होना चाहिए, इसके आगे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे से कंसेप्ट आएंगे भारी भारी, तो वहां पे ये चीज आपको बहुत काम आएंगी। सिर्फ अगर आपको ये अच्छे से पता है ना कि क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, दैट्स इट, दैट इज इनफ, वो पता है, बात खत्म, फिनिश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक एग्जांपल के लिए मैं भी सप्लाई पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको ये प्रूफ करने के लिए आप सप्लाई का भी ग्राफ बिना मेरे उससे बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, सब प्राइस बढ़ती है ना तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होती है ना तो सप्लाई कम होता है। मैं सप्लाई पढ़ा नहीं रहा हूं, मैंने सप्लाई कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, क्यों ऐसा होता है क्या, कुछ भी नहीं, जस्ट सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए आप इतना इजीली चीज बना सकते हो। मेरे को ये मालूम है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है। मेरे को पेपर में आ गया कि सप्लाई का जो कर्व होता है, प्राइस एंड सप्लाई का जो कर्व होता है वो क्या है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, आई डोंट नो ना, मेरे को नहीं मालूम कुछ भी, मैंने सिंपली यहाँ फ्री हैंड ग्राफ बनाया, ये एक फ्री हैंड ग्राफ, ये वाई, देखो एमसीक्यूज है ना तो ये सब हैक्स पता होने चाहिए, ये वाई ये एक्स, ये एक यहाँ पे पॉइंट मैंने चेक करा, प्राइस बढ़ रही, ये प्राइस है मेरी, ये सप्लाई है, प्राइस बढ़ी सप्लाई, सॉरी प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये देखो प्राइस, ये यहाँ पे प्राइस है, ये देखो यहाँ प्राइस है, ठीक है, इसको बढ़ाना है तो यहाँ लेके आऊँगा, तो मैंने प्राइस बढ़ा दी, सप्लाई भी बढ़ा दिया मैंने इसके साथ, प्राइस कम कर दी, सप्लाई भी कम कर दिया, प्राइस बढ़ा दी, सप्लाई भी बढ़ा दिया, प्राइस कम करी,
सप्लाई भी क्या कर दिया, कम कर दिया। ये एक पॉइंट मिला, 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 ज्वाइन कर लो इनको। कौन सा कर्व बन गया, अपवर्ड स्लोपिंग, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ सप्लाई। देखो वापस से समझा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बाद में मत बोलना सर ये ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी वहाँ पे, इतना इजीली चीजें समझ में आनी चाहिए आपको कि आप लोग को याद रखने की हर चीज जरूरत ना पड़े। नहीं तो अगर याद रखने बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएंगी। सिंपल, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, रिलेशनशिप पता होना चाहिए। रिलेशनशिप पता है, रिलेशनशिप क्या है, एग्जाम्पल के लिए प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगा। ये एक डंडी इधर से वाई एक्सिस, इधर है एक्स, ये वाई, ये एक्स। एक गावरानी कर्व बनाया मैंने, गावरानी पॉइंट बना के रख दिया, उससे मेरे को मेजरमेंट लेना कि बढ़ाना है कम करना है। फिर मैंने प्राइस लिख दी, इधर इधर सप्लाई, वाई पे प्राइस, एक्स पे सप्लाई, ठीक है। तो मेरे को मालूम है प्राइस बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाया, सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाया, सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाया, सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाया, सप्लाई बढ़ा दिया। प्राइस कम करूंगा, सप्लाई कम होगा, प्राइस कम करूंगा, सप्लाई कम होगा, प्राइस कम करूंगा, सप्लाई कम होगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा रहा, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ा रहा, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ा रहा, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम कर रहा, सप्लाई कम हो गया, प्राइस कम कर रहा, सप्लाई कम हो गया, ठीक है। बाद में यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाए, यहाँ एक पॉइंट, 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 ठीक है। बाद में ये पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, किधर से ज्वाइंट हो रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, के नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो मेरा कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ सप्लाई। बट अभी हमको सप्लाई नहीं पढ़ना है, मैं इसको इसलिए मिटा देता हूँ पूरी तरीके से। क्लियर, या फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। हम अभी डिमांड पे स्टैटिक रहते हैं। क्लियर। तो ग्राफ्स आप ना याद करना है, ना वो क्या स्लोप रहते हैं उसके वो याद करना है, सब समझ लो ताकि पेपर में आप लोगों को इजीली वो चीजें समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे सप्लाई मिटा दिया, डिमांड ही रहता वापस। तो ये मेरा डिमांड का कर्व था, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर, पक्का। अब यही बातें यहाँ पे प्रिंट करके दे दी उसने, देखो बरा। क्वांटिटी डिमांडेड 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, हिंदी इतनी तो आती होंगी। प्राइस 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है कि प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिमांड के बढ़ने कम होने से नहीं बोल रहा मैं, प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं है, डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, द डिमांड इज अ डिपेंडेंट फैक्टर, डिमांड इज अ डिपेंडेंट थिंग, डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, नॉट प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। फर्क है लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि भाई डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर क्या है, डिपेंड है। प्राइस में कुछ भी होता है डिमांड में चेंज आ जाएगा, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। उसके बाद उसने कर्व बना दिया, कौन सा कर्व दिख रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, ये देखो इसके फीचर्स, अब याद करोगे तुम लोग, याद करना घर जाके, फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व। बेटा जितना इजी रखोगे ना उतना इजी रहेगा, और पेपर में ऐसे ही आता है, बच्चे फुकट ना याद करने के ऊपर जाते ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते। फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस वी ऑल नो दैट, यस वी ऑल नो दैट, उसको हमको मालूम है। सर डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। सोच के आना कि वाई नेगेटिवली स्लोप, होमवर्क है तुम्हारा, सोच के आना वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। बहुत इजी है, वो भी आपको कल स्लोप का फंडा भी समझा दूंगा कि कब नेगेटिवली रहता है कब पॉजिटिवली रहता है, कल के लेक्चर में। तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएंगी, मतलब यहाँ तो बहुत ईजी है बट आगे के लेक्चर्स में आपको कभी ये चीज़ के ऊपर दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू वो थोड़ा सा मैं ना इग्नोर करता हूँ, ये हम 4th चैप्टर में देखते हैं। इतना समझो, एवरेज रेवेन्यू का सिंपल मतलब होता है प्राइस।
डिमांड कर्व को ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोला जाता है, क्योंकि वो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो उसको ना थोड़ा सा रेवेन्यू कॉस्ट वाले चैप्टर के लिए रहने दो, यहाँ एक पॉइंट आ गया लेकिन उसको वहाँ के लिए रहने दो, तो तुमको क्लैरिटी आएंगी। डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन रहता है, फ्री एंड कर्व, ठीक है भाई। उसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा, तो मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ज्यादा होगा। कैसे, याद आ रहा है मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, मेरे को बताओ। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक बंदे की डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब इन सबकी डिमांड। तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, इन सब का समेशन तुम करोगे तब जाके तुम्हारी मार्केट डिमांड आएंगी। याद आ रहा है कुछ गंदगी हमने किए थे ये, कि इन सबकी टोटल जब तुम करोगे तब तुम्हारी क्या आएंगी, मार्केट डिमांड आएंगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड की टोटल समेशन ही मार्केट डिमांड क्या होता है, निकल आती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है वो चीज, क्लियर। तो घुमा फिरा के वही बातें बोली हुई है, सिर्फ वाई इट इज नेगेटिवली स्लोप, एक पॉइंट ये हमको कल अच्छे से समझना है। फिर हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा रैशनल है, कुछ रीजंस वगैरह, क्यों लॉ ऑफ डिमांड होता है, मतलब क्यों प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, क्यों प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो उसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं, वो रीजंस कल डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन सोचते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, सोचते रहो, ठीक है। क्वेश्चन पूछना बंद मत करो, क्वेश्चन पूछना अगर बंद कर दोगे, क्वेश्चन डाउट्स लाना बंद कर दोगे, कंफ्यूज होना बंद कर दोगे, तो समझना बंद हो जाएगा। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ऑलवेज ये समझो कि हमको क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए, डाउट्स आने चाहिए, कंफ्यूज हम होने चाहिए पढ़ते समय, तभी हमको क्लैरिटी आएंगी। कंफ्यूजन नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से समझते रहेगा तो हमेशा ऐसा लगेगा हमको सब आता है, लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं आता है। सो आने दो डाउट्स, क्रिस्टल क्लियर आना होना चाहिए सारी चीज़ें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय 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 गाइस।